नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, देश की संसद में बहरूपीय घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश की संसद में बहरूपीय नहीं घूमते थे, पर बहरूपीय सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन के घूमते थे। अब बहरूपीय अलग अलग तरीके से मिलते हैं और अलग अलग स्वांगों में मिलते हैं। और आजकल एक बहरूपीय बहुत चर्चा में हैं और उन पर ओम बिरला जी बहुत गुस्से में हैं। ये बहरूपीय हैं पप्पू यादव जी, जो अलग अलग वेशभूषाएं बना के संसद में जा रहे हैं और गोदी मीडिया तक का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और इन्होंने आज एक ऐसे जिन्न को बाहर निकाल लिया जिसको बीजेपी दबाते दबाते तंग आ चुकी है, और वो जिन है राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण का। और पप्पू यादव ने पूरी क्लास वहाँ पे बिठा दी है और राहुल गांधी तक उसमें चंदा डालने आए हैं। अचानक से चंदा चोरी का जिन जैसे ही बाहर निकला, ओम बिरला जी बहुत गुस्से में आ गए। ओम बिरला जी का ये कहना है कि इससे संसद की मर्यादा पवित्रता भंग होती है। तो क्या पप्पू यादव देश की संसद की मर्यादा भंग कर रहे हैं? क्या ओम बिरला जी का गुस्सा जायज़ है, या फिर जो चंदा चोरी का प्रकरण देश को दोबारा से याद दिलाया जा रहा है, इसके पीछे कोई रणनीति काम कर रही है? क्योंकि राजनीति तो इस देश में 24 घंटे चलनी है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी अब भी लापता हैं संसद से। वो संसद सत्र में नहीं आ रहे हैं। क्या कारण है इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। और इसी दौरान एक बहरूपी और भी चर्चा में आए, और वो हैं सफल कारोबारी बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का एक छलांगे मारते का वीडियो देखा मैंने, आप सब लोगों ने भी देखा होगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो जैन जी है उसने उन्होंने भारत का अपमान कर दिया है। अब यही बाबा रामदेव जी जब काले धन को लेकर प्रदर्शन करते थे और जब सलवार पहन के ये भागे थे वहाँ से, तब किसका अपमान हुआ था किसी को नहीं पता। लेकिन अब ये तुरंत सरकार के लिए सामने आ जाते हैं और जैन जी को ये इनकी नज़रों में ये खटकने लगते हैं। तो राजनीति चल रही है दोस्तों, राजनीति चलेगी। लेकिन बीजेपी जो 12 साल तक ऐसे राज करती रही डंडे से, आज के दिन वो सबकी पिन पॉइंट पे है। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो सरकार तिल मिला के रह जाती है। तो क्या बीजेपी के पतन की शुरुआत हो चुकी है? क्या किसान आंदोलन, उसके बाद जैन जी का आंदोलन, और अब इस तरीके से बीजेपी को के उजागर होना। और आपने देखा होगा जिस कैग विनोद राय ने एनडीए की सरकार लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, उस पे भी सारी चीज़ें क्लीन हो चुकी हैं। मनमोहन सिंह जी को मृत्यु के बाद से ही क्लीन चिट मिल चुकी है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, ज़रूर अपने विचार साझा करना। सर जी, इतने सारे सांसद हैं, लेकिन पप्पू यादव इस पूरे सत्र में चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। और अब तो बिरला जी उन पे गुस्सा हो ही गए हैं। तो ये जो तिलमिलाहट है और इस नौटंकी जो हो रही है संसद में, इनके क्या अर्थ निकाले जाएं? देखिए, सामान्यतः तो कोई सदन के लिए, संसद के लिए, लोकसभा या राज्यसभा के लिए या किसी प्रदेश की विधानसभा के लिए कोई ड्रेस कोड है निर्धारित नहीं है। तो सामान्य दिनों में कोई भी सांसद या विधायक जब जाता है तो सामान्य से कपड़े पहन के चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब किसी विशेष विषय पे ध्यान आकर्षित करना हो देश का, तो सदन के बाहर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, पहले भी हुई हैं, कोई नई बात नहीं उसमें। पप्पू यादव आए एक साधु का भेष भर के और वो बैठ गए वहाँ पे और उनको लोग चंदा दे रहे हैं। एक और सांसद हैं अवधेश प्रसाद, जिन्होंने अयोध्या में हराया था इनको, भाजपा वो पास करे नहीं, उन्होंने अपने सिर पे दान पात्र रखा हुआ है, लाल टोपी समाजवादी पहनते हैं और उसमें भी लोग पैसे डाल रहे हैं। तो इसका लक्ष्य केवल ये था कि अब सदन में तो आप कुछ बोलने नहीं देते किसी को भी, तो अगर कोई महत्वपूर्ण विषय उठाना है तो उसका तरीका एक सड़क पर आने का है। अब बिरला जी को तो आप तो बहुत ही तुनक मिजाज आदमी है, बिरला जी का भी बड़ा हुआ है जी। उन्हें तो अगर सपने में भी कहीं लग जाए कि मोदी जी का अपमान हो रहा है तो शायद वो बिस्तर से उछल उछल के घर वालों की पिटाई न करते हैं, कुछ भी हो सकता है जो उनकी स्थिति है। तो उन्हें ऐसे वक्त में सदन की मर्यादा और गरिमा और पता नहीं आचरण, ऐसे ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं कि सुनने लायक होते हैं। अच्छा, उन्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि कोई उनकी सुनता नहीं। वो केवल चेतावनी देते हैं, आग्रह करते हैं,
कोशिश तो हाँ, वो हेडमास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहे। अच्छा, आप चुनिंदा विषयों पे आप बोलते हो, जब सत्ताधारी दल के लोग, ट्रेजरी बेंचेस के लोग जो हैं वो गड़बड़ करते हैं, बदमाशियां करते हैं, तेज तेज चिल्लाते हैं, सारी बातें करते हैं, या कोई नीच काम दुबे इस तरह की बात करता है, तब आप उसको कभी आगाह नहीं करते कि भाई गरिमा सदन का ध्यान रखो। तो अब ये हो गया एक बिल्कुल खुला खेल हो गया इस समय सदन में, कोई किसी का कोई शर्म और लिहाज की बात ही नहीं है। सत्ताधारी दल ने जो करना वो अपना करता रहता है, जो विपक्षी हैं वो अपने करते रहते हैं। तो हमारी राजनीति का रूप जो है ना बड़ा विचित्र हो गया इस समय। और मैं एक वीडियो देख रहा था कि कोई व्यक्ति, कोई यूट्यूबर गया नरेंद्र मोदी जी के वडनगर में, और उसने वहाँ लोगों से बातचीत की। तो उस जो कस्बा है उसमें मुसलमान बहुत हैं, तो उसका एंट्री गेट पे ही मस्जिद आ जाती है। तो उसने बहुत लोगों से, यार मोदी जी के जो एक्सटेंडेड फैमिली उसके बहुत लोगों से बातचीत की और ये पूछा कि क्या मोदी जी मुसलमानों से नफ़रत करते थे पहले, या मुसलमान उनके मित्र नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुसलमानों से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, सब लोगों के हम बड़े सौहार्दपूर्ण रहते हैं, और मोदी जी भी बहुत इज्जत करते हैं, उनके बड़े गहरे दोस्त मुस्लिम हैं। तो उसने कहा फिर ये हो क्या रहा? बोला जी ये राजनीति है। अच्छा, उनको पता है ये बात? हाँ, ये राजनीति है। यानी उनका बहुत कोई करीबी रिश्तेदार ये बता रहा है कि ये राजनीति है। उसी ने ये भी बताया कि वो जो मगरमच्छ था पकड़ा तो था, लेकिन वो मगरमच्छ का छोटा सा बच्चा था। नहीं, बड़ा तो पकड़ते तो देश को विपदा से छुटकारा ही मिल जाता। तो मेरे कहने का आशय ये है कि वडनगर का रहने वाला हर आदमी ये जानता है कि मोदी अब जो कर रहे हैं सार्वजनिक जीवन, वो राजनीति है। उनका व्यक्तिगत जीवन जो है वो मुस्लिम प्रेम से ओतप्रोत है। ईद के दिन उनके यहाँ खाना नहीं बनता था वगैरह वगैरह। मेरा कहना यह है कि आपकी राजनीति और व्यक्तिगत जीवन में इतना अंतर क्यों है? होना नहीं चाहिए, कथनी होना नहीं चाहिए। महात्मा गांधी यही कहते थे कि सार्वजनिक जीवन में कोई निजी जीवन नहीं होता। जब आप पब्लिक लाइफ में, पब्लिक लाइफ ही होगी तो फिर निजी जीवन इसका मतलब हम राजनीति को हमने एक गेम बना लिया, खेल बना लिया। यानी एक भूमिका हमें दे दी कि अब आप पॉलिटिशियन हो तो आप कुछ भी कर सकते हो जो आपके मन में आए। अंदर से आप बिल्कुल साफ सुथरे हो, लेकिन आप अंदर से क्या हो उसको तो कोई जान नहीं सकता। बाहर जो आप दिखा रहे हो वो सारा देश देखता है। तो हमने राजनीति को इतना सड़क छाप बना लिया है, और हमने कहा क्या मतलब 2014 के बाद निरंतर ये गिरावट आई रही है। चूँकि अब की राजनीति जो है वो प्रतिशोध की, बदला लेने की है, दूसरों को नीचा दिखाने की, अपने अहंकार की पूर्ति की है, और अपनी मनमानी करने की राजनीति है। लोकतंत्र में ये सारी चीज़ें चलती नहीं। पहले हालात में ये नहीं कह रहा कि बहुत राम राज्य था और बहुत अच्छे लोग हम पे शासन कर रहे थे, वो भी गलत थे, बहुत उनसे गलतियाँ हुई हैं, इनकी गलतियों को भी माफ़ करा जा सकता। लेकिन आप गलतियों को अपनी ताकत समझ लें, गालियों को अपनी ताकत समझ लें, ये बहुत गलत है। सरकार इस देश में 5 साल के लिए चुनी जाती, और 5 साल का एजेंडा साफ है। तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है उस सरकार को बदलने में। 47 तक का साफ है जी। सरकार जनता बदलती है, जब जनता को ये लगता है कि भाई ये चीज़ें नहीं चल रही और हमें परिवर्तन चाहिए तो वो कर देते हैं। फिर वो परिवर्तन के साथ आपसे अपेक्षाएं रखते हैं कि भाई पिछले वालों ने जो गलतियां की वो आपने दोहरानी नहीं है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। आप जो है, अब वो निशिकांत दुबे कहता है कि 27 साल हो गए मेरी शादी को, अब क्या ये विषय उठाना? यानी बच्चे हो गए, विषय में तो दम है, लेकिन नेहरू की अय्यासी जो है वो अब तक उसको याद है। तो उस समय ओम बिरला जी कुछ नहीं बोलते। नहीं, उसने ये नहीं कहा कि मैंने की नहीं है, उसने मान लिया। हाँ, उसने कहा कि मैं रजत के साथ है, शायद रजत के साथ। तो उसने कह रहा है कि जी अब तो बच्चे हो गए हैं, कई साल हो गए हैं शादी को। और इनकी तो तीसरी चौथी जनरेशन होगी नेहरू की। तो अगर राहुल वक्त पर शादी कर लेते तो इनका बेटा भी सदन में होता है इस समय। होता है कि नहीं? होता, बिल्कुल है, होता है। तो अब आप उसको तो छोड़ नहीं रहे। तो ये दोहरे मापदंड, डबल स्टैंडर्ड, और ये जो सारी विशेषताएं मैंने बताई हैं इस पार्टी की, ये इस देश की राजनीति की इतनी छीछालेदर कर दी है कि अब लोगों का इनसे भरोसा उठ गया है, और वो बहुत बड़े पैमाने पे भक्ति में तब्दील हो गया है कि या तो आप भक्त हैं और जो दूसरे वाले हैं वो भी तो भक्ति हैं। इस भक्ति का एक बड़ा नुकसान ही हुआ है कि अगर आपके सामने कोई बैठा है भाजपा का भक्त, तो और आप उससे सहमत नहीं है, तो आप उससे वार्ता तभी कर सकते हैं जब आप कांग्रेस के या किसी और दल के भक्त बन जाएं प्रॉपरली। नहीं, मैं तो एक और तरीका, सामान्य स्थिति में सामने वाले का मुझे पता नहीं है क्या किस खेमे का आदमी है, तो मैं वो जैसे किसी विषय पे उसने राय मांगी तो मैं कहता हूँ जी इस पे आपके क्या विचार हैं,
तो उसी के पूछ लेता हूँ, पसंद आए तो भी ठीक, ना पसंद आए तो भी ठीक है। ये जो कला है ना भक्ति वाली, इसमें भी बहुत बड़े परिवर्तन है। आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो शुरुआती बात में ऐसा दिखाएंगे आपकी विचारधारा को और आपकी भक्ति को कहाँ से हो रही है, मंदिर आपका कौन सा है, उसे जज कर लेते हैं। तो 5-7 मिनट वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपसे मिलती जुलती, है ना। और फिर उनके अंदर का आदमी वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया पर आप देख लो, बहुत लोग हैं जो हमें भी कई बार झांसे में ले लेते हैं आराम से, और फिर बाद में पता चला कि ये तो वो जहरीला आदमी था भाई, है ना। तो अब दोनों तरफ के जो जहरीले सांप है ना आपस में टकरा रहे हैं, और जनता बेचारी देख रही है, दुखी है, परेशान है। कोई इन मुद्दों को नहीं उठा रहा कि भैया तुम्हारा जो विदेशी निवेश था वो 97% कम हो गया। 97% जिसको पता है, मतलब विदेशी आपके यहाँ पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ वाले लोग भाग के जा रहे हैं। तो आप जो पूंजीवाद के तथा कथित बड़े पैरोकार बनते थे, तो पूंजी को ही नहीं संभाल पाए है। और पूंजी का जो हो रहा है, ये पूरा क्षय हो रहा है पूंजी का, इसका आप तमाशा देख रहे हो। आपके उद्योगपति या तो भाग रहे हैं यहाँ से चूना लगा के, या वो देश छोड़ के जा रहे हैं, और आप इन्हीं चीज़ों में उलझे। अडानी तो तरक्की कर रहा है सर, अंबानी भी तरक्की कर रहा है। नहीं, वो दोनों तरक्की करेंगे, वो तो पैदा इसलिए हुए, एक्चुअली में वो सरकारें तो वही चला रहे हैं। 5-7 उद्योगपति ही तय करते हैं देश का नेतृत्व कब किसे देना है। अब आए हमारे रामकृष्ण यादव। लेकिन उनका जो वीडियो है ना, ऐसे वो छलांगे, मुझे बड़ा अच्छा सा लगा सच में। रामदेव जी का एक वीडियो है, वो दोनों पांव से जैसे उछलते हैं ना बंदर सा, ऐसे पूरा चक्कर काटते हैं वो ऐसे। और उनकी फिटनेस कमाल की है सर। इस उम्र में 60 के करीबन हो गए हैं वो, उनकी जो फिटनेस है वो अल्टीमेट है जी। इसके लिए तो उनको बधाई देनी पड़ेगी। उनका बहुत बड़ा काम रहा है इस देश में आयुर्वेद और योग को प्रचारित और प्रसारित करने का। अगर वो इसी क्षेत्र में लगे रहते और राजनीति में प्रवेश ना करते या प्रवक्ता ना बनते भाजपा वगैरह के, तो उन्हें गालियां नहीं खानी पड़ती। इस देश में उनसे पहले भी बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जो योगाचार्य भी हुए हैं, और आयुर्वेद के क्षेत्र में भी बहुत लोग हुए हैं। लेकिन उनको ये, चूँकि वो योग के साथ साथ में पूंजीपति भी बन गए, उद्योगपति भी बन गए। अब उद्योग की, कॉरपोरेट की ये मजबूरी है कि उसे सरकार के साथ मिलकर चलना पड़ता है। वो बड़ा आहत हैं वो जैन जी आंदोलन से। हाँ, तो उन्होंने आयुर्वेद को, योग को धंधे में कन्वर्ट किया। अब धंधा जब आप करने लगे हो, तो जो धंधे को संरक्षण देने वाले लोग हैं, तभी तो कुछ लोग उन पे कटाक्ष करते हैं कि वो लाला, हाँ, उनको लाला रामदेव कहने लगे। हाँ, और तो राम के आगे भी कुछ जोड़ देते हैं। ये जो उछल कूद है ना, इसे हो सकता है कोई ये योगासन की कोई मुद्रा हो। योग में तो बहुत तरह तरह की, देखा नहीं शायद वो वीडियो, देखा मैंने। एक बार वो साइकिल भी चला रहे थे, धम से जा गिरे थे। मतलब कई बार इस तरह के दुस्साहस नहीं करने चाहिए। और अब उनको बुरा लगा कुल्ली टूट गई कि जैन जी जो है वो विदेशी फंडिंग हो रही है। मेरी समझ बात नहीं आ रही कि 12 साल से आपकी सरकार है, विदेशी फंडिंग क्यों कर पा रहे हैं? रोकी क्यों रही है आपने? अच्छा, आपके यहाँ स्वदेशी फंडिंग, यहाँ तो आप किसी पे भी ईडी भेज दे तो फंडिंग रोक ही नहीं पा रहे। आप ये देखिए, आप उस पर नहीं बोल रहे कि एक कंपनी, सरकारी कंपनी 670 करोड़ रुपया दे रही है आरएसएस को दे रही है, जबकि उसको नहीं देना चाहिए। उस पर तो रामदेव नहीं बोल रहे। बाकी प्रियांक खड़गे मतलब इनको बिल्कुल नंगा करके छोड़ेगा जी। हालत ये है कि आरएसएस के देश विदेशों में मिला के 2500 ऑर्गेनाइजेशन है। 2500, और वहाँ से भारी मात्रा में पैसा आता है, और 2500 संस्थाओं पे आप खर्च करते हो। एक ऐसा ही इन्होंने जो दिखाया कि जो ONGC से पैसा मिला था, उस असम में एक हॉस्पिटल बनाया। उस हॉस्पिटल की वेबसाइट पे ये कहा कि हम गरीब लोगों की, मजदूर लोगों की, इन सबकी सेवा करते हैं। वहाँ एक जनरल बेड का किराया एक दिन का 800 रुपये है, वो देना ही होगा। अब 800 रुपये कौन सा भारत का गरीब आदमी है जो अफोर्ड कर लेगा? है? तो उस पैसे का कहाँ क्या इस्तेमाल, वो भी असम जैसे इलाकों में। दूसरे 4 एकड़ में इनका झंडे वालान में जो बनी है, नई भव्य इमारत बनी है, आप उसकी रजिस्ट्री निकलवा के देखो वो किसके नाम है। जो आरएसएस के नाम तो है नहीं। तो आप बेनामी संपत्ति औरों के माध्यम से संस्थाओं के बना के करते हो, और फिर उसको आरएसएस के लिए इस्तेमाल करते हो। रामदेव को इस मुद्दे पे भी तो बोलना चाहिए। नहीं, प्रियांक खड़गे ये कह रहे हैं कि अगर आरएसएस यहाँ कोई कार्यक्रम करना चाह रही है, और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ 12-15 लाख लोग आएंगे, तो 12-15 लाख लोग ये चाहते हैं कि सरकार उनको सिक्योरिटी दे, तो उनको ये मुझे बताना पड़ेगा सरकार को कि कौन है, कौन से संगठन के हैं, उनके संगठन का पंजीकरण क्या है, और फिर सरकार सिक्योरिटी दे देगी। बोला नहीं तो
कोई 12-15 लाख बिना ही किसी संगठन में इकट्ठे हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी कैसे देंगे हम? देखो, इस संगठन पे कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल काम है। ये कुछ भी करने से पहले अपने लिए बचाव के रास्ते ढूंढते हैं, कहीं भी ये पकड़ में नहीं आएंगे। इसके लिए तो अगर कोई सरकार विपरीत आए, अच्छा हो क्या आरएसएस जितना फ्लोरिश हुआ वो कांग्रेस के टाइम तो हुआ है। अब सवाल ये भी उस समय तक उनको इनका पता नहीं था जी? सब पता था, सब पता था। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस की अपनी कोई विचारधारा नहीं रही, कभी भी आइडियोलॉजी नहीं है। दूसरे से भी दिक्कत ना तो कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन आज़ादी का वो किसी विचारधारा पे केंद्रित था, उसमें कम्युनिस्ट भी थे, उसमें सोशलिस्ट भी थे, उसमें हिंदू माइंड सेट भी था और उसमें सेकुलर माइंड भी था। तो वो जैसी अब वो मूवमेंट से गवर्नमेंट बनी उनकी, तो वो सारे एलिमेंट वहाँ आ गए। तो कुछ तत्व तो ऐसे थे जो कांग्रेस बनने के बाद धीरे धीरे अलग होने शुरू हो गए। स्वतंत्र पार्टी बन गई जो फ्री एंटरप्राइज की बात करती थी है, और ये आपके समाजवादी निकल गए, उसमें से कम्युनिस्टों के भी अलग अलग हो गए। 67 में आके भारतीय क्रांति दल बन गया चौधरी चरण सिंह का, तो लोग उसमें से निकलते चले गए सारे के सारे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जैसी भी है, इसकी एक विचारधारा हमेशा रही है, चाहे वो देश के लिए घातक है कुछ नहीं। तो कांग्रेस क्या करती है कि सॉफ्ट हिंदुत्व पे चलती, मध्यम मार्ग पे। हिंदुओं को नाराज भी नहीं करना है, हिंदुओं के दोस्ती भी नहीं रखनी है प्रॉपरली, मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार करना, दलितों के साथ ऐसा व्यवहार करना। लेकिन अब जमाना ये आ गया कि आपको एक तरफा होना पड़ेगा। अगर भाजपा खुले रूप से वो उस तरह की राजनीति कर रही है, तो जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं, आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा और केवल बातों नहीं, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। इस देश की जो भाजपा से इतर जो भी जनमानस है, जो लोग हैं, वो किसी भी मतलब अभी तो विपक्ष को वोट दे रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, बशर्ते उन्हें आप ये इंश्योर करो कि आप वैसे नहीं हो, आप नकली नहीं हो। सॉफ्ट हिंदुत्व से काम अब चलेगा नहीं, आपको एक रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि भाई आप कभी आप सेकुलर हो जाते हो और कभी आप जनेऊ धारण करके तिलक लगा के इस तरह की हरकतें कर रहे हो। तो अब देश की जनता ये चाह रही कि भाई आप कहाँ खड़े हो, उसको साफ कर दो। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ सर जी, धर्म की अगर आप बात करें, हाँ, तो धर्म के नाम पे जितना मतलब गंदा कर्म यहाँ पे हो रहे हैं हमारे देश में, शायद ही मतलब कहीं होते होंगे सर। इतने तो हजारों तो पाखंडी बाबा खड़े हो गए हैं सर। और अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो मतलब गली मोहल्लों तक में मतलब ये खड़े हो गए हैं सर, क्योंकि माहौल अब ऐसा है। दूसरे रिलीजन अगर भारत में बात करें, वहाँ भी पाखंड इतना ही फैल चुका है, मतलब पाखंड की इंतहा हो रही है और लोग मतलब हर किसी के पास भीड़ है, सब अमीर हो रहे हैं ये बाबे, और जो इनको मानने वाले लोग हैं वो गरीब हो रहे हैं। ये सत्ताधारी दल के लिए वोट जुटाऊ कंपनियां हैं ये, और इनके धंधे तभी चलेंगे जब ये सरकार के संरक्षण में चलेंगे। तो ये भी एक तरीका का ना रिलीजियस कॉर्पोरेट है, ये एक इंडस्ट्री बन गई है। और जो जितना भी बाबा इस तरह की बात करेगा, अब जैसे आपके नहीं कर रहे थे जो एक शंकराचार्य हैं, बोल रहा हूँ अविमुक्तेश्वरानंद जी, तो उनका क्या हाल बना दिया। आज शंकराचार्य या और पदों पे जो महामंडलेश्वर है, उनकी नियुक्ति नागपुर से हुआ करे, ये ब्रांच है जी, ये सारी है। हाँ, तो मतलब आप भाजपा के साथ हैं तो आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, अदरवाइज नहीं। तो इन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा भी अलग कर दी है, हिंदुत्व के चेहरे भी इन्होंने बदल दिए हैं, और ये सारा का सारा निर्णय आरएसएस लेता है कि किस पद पे कौन बनेगा। अब आरएसएस एक किसी शंकराचार्य को प्रेशर देता, सपोर्ट करता, और किसी एक के खिलाफ होता है। तो ये जो मिश्रण हमारे यहाँ हो गया ना, मिक्सचर राजनीति और धर्म का, ये और देशों में नहीं है। ठीक है, वहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति भी आपका जो आपके पोप हैं उनके सामने नतमस्तक होता है ना, लेकिन वहाँ किसी भी फादर की ये हिम्मत वो होती है कि वो राष्ट्रपति को डांट भी सकता है। लेकिन वहाँ की आम राजनीति में कोई इन्वॉल्वमेंट धार्मिक चीजों का किसी का भी नहीं है। और यही था, ये जो सेकुलरिज्म का मतलब ये था कि चर्च को आपकी स्टेट से, धर्म उससे, राजनीति से अलग करना था। यही धर्मनिरपेक्षता थी। अब हमारे यहाँ तो कहते हैं जी हमारे यहाँ रिलीजन का तो मतलब ही हमारे यहाँ रिलीजन की कंसेप्ट ही नहीं है। हम जो करते हैं उसका तो कोई अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है उसके लिए। तो हमें तो पूरी छूट मिल गई है। हमारे यहाँ जो भी स्टेट आती है, जो सरकार आती है, वो पूरी तरीके से धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाती है, उत्पीड़न भी करती है। ये प्रारंभ से हो रहा है। 1952 के चुनाव में
एक पार्टी थी राम राज्य परिषद, अच्छा, RRP, एक थी हिंदू महासभा और एक थी भारतीय जनसंघ। ये 3 पार्टियां थीं जो हिंदुत्व के चेहरे थे। और पंडित नेहरू के खिलाफ प्रबोधित ब्रह्मचारी को चुनाव में उतारा गया था बाकायदा, और लेकिन नेहरू जीत गए। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई नई चीज़ें हैं, चल रही है, ये शुरू से चल रही है उसका। हाँ, और कांग्रेस ने भी कई उठाया है मठों का, इनका धार्मिक स्थलों का फायदा उठाया, अपने हित में करते हैं सारे के सारे। लेकिन वही है बुनियादी बात जो हम चले थे बड़नगर से लेके, कि आपकी राजनीति और आपका व्यक्तिगत जो जीवन है उसका इतना बड़ा अंतर आपने खड़ा कर दिया है कि लोग अपने नेताओं को पहचान ही नहीं पाते। बड़नगर के लोग कहते हैं कि मुस्लिम प्रेम तो मोदी जी का जग जाहिर बड़े है और देश मान, और आइडियोलॉजी बिल्कुल खिलाफ है, आइडियोलॉजी का खिलाफ, तो उसकी आप छूट दे रहे हो। आरएसएस में अगर कोई शामिल हो रहा है आरएसएस में, तो ये एक्चुअली आरएसएस के 90% लोगों को तो ये लास्ट तक बेचारों को पता नहीं चलता कि आइडियोलॉजी है क्या। वो तो बस ये पार्कों तक और इस तक रह लेते हैं। देखो आइडियोलॉजी समझने की, आप जब आइडियोलॉजी को समझोगे तो आप अगर अध्ययनशील हो, व्यक्ति हो, तो आपको अगर पढ़ना है तो आपको और विचारधाराओं का अध्ययन करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये मोटी मोटी ये बातें बता देते हैं कि भाई जो उनका बौद्धिक होता है ना शाखाओं वहीं से शुरू हो जाता है, और बड़े सांकेतिक रूप से बताते हैं। ये ऐसे नहीं बताएंगे। अब जितने भी मुसलमान हुए हैं, नवाब या राजा हुए हैं, तो उनके मुस्लिम नाम तो हैं ही, तो वो हिंदू नाम के आगे मुस्लिम नाम बार 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 आता रहेगा, तो उससे एक नफरत को वो पैदा करते हैं वहाँ से। वो मूल है जी, वो हाँ, वो बेस है जी वो। और फिर पता ये चला कि भाई मुसलमान से नफरत अनिवार्य है, सार्वजनिक रूप से नहीं मानेंगे, कतई भी बिल्कुल नहीं मानेंगे। दलित से नफरत करनी है, क्योंकि सारा का सारा आरएसएस मूवमेंट जिस क्षेत्र में हुआ है वहाँ पहले दलित उद्धार की बातें हो रही थी। और बहुत बड़े रिसर्चर ये लोग कहते हैं कि केवल दलितों का राजनीति में जो प्रवेश हो रहा था और वो अपने हकों के लिए शिक्षा की मांग कर रहे थे, उसको रोकने के लिए ही आरएसएस ने प्रपंच रचा। मुस्लिम विरोध तो बाद की बात है। तो इन्होंने जहाँ जहाँ भी समाज के विखंडन से, डिसइंटीग्रेशन से, विभाजन से इनको लाभ मिल सकता है, पूरा लाभ ले रहे हैं। अब देश की जनता तय करे। एक और अच्छी चीज़ पढ़ी सर मैंने, और वैलिड पॉइंट है, हमारे दर्शक भी इस पे अपने विचार जरूर रखेंगे। शशि थरूर का एक आर्टिकल था सर। शशि थरूर, अभी डिलिमिटेशन की बात हो रही है, संसद की सीटें बढ़ाने की बात हो रही है, तो शशि थरूर का ये कहना है कि दुनिया के जितने भी लोकतंत्र हैं, अमेरिका समेत, आप सबका अध्ययन कर लो, वो लोग जानबूझकर संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं अपने सदस्यों की। बोले अगर आप इस संख्या को 800-900 पे ले जाते हो तो ये जो पूरी संसद है इसमें जो सांसद हैं वो सिर्फ एक शोपीस बन के रह जाएंगे, क्योंकि टाइम उतना ही है संसदों का, सब कुछ है। और आज भी बोला इतनी संसद के जितने सदस्य हैं इनमें से 15-20 सदस्य ही तो बोलते हुए दिखाई देते हैं, बाकी तो सिर्फ वोटिंग के लिए चेहरे हैं कि वोट कर दे। तो बोले ये जैसे ही हमारी संसद का आकार और बड़ा होगा तो ये देश के ऊपर न केवल एक भार बन जाएगा, बल्कि जो लोकतंत्र है हमारा उसमें जो सांसदों की भागीदारी है वो एक मजाक बन के रह जाएगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि इतने ही सदस्यों को रखो, लेकिन इनको ज़्यादा बोलने के अवसर दो, सत्र ज़्यादा लंबे करो और देश की समस्याओं पे ज़्यादा चिंतन करो। अभी क्या हो रहा है, पक्ष और विपक्ष दोनों जगह 10-10 सांसद आप मान लो वही बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा है, तो बाकी तो शो पीस हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो संख्या बढ़ाना है ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक और लोकतंत्र का नुकसान करने वाली है। बिल्कुल, शशि थरूर ने बहुत ही जायज़ बात कही है। उन्होंने एक उदाहरण अमेरिका का दिया है कि वहाँ भी पॉपुलेशन 3 गुना हो चुकी है, लेकिन सदस्यों की संख्या उतनी है, एज सच है, वो नहीं बढ़ रही है, सैकड़ों साल से नहीं बढ़ रही है। तो उससे एक तो देखो समय का बड़ा सिस्टम है, आप 543 लोगों को ही अवसर नहीं दे पाते और महत्वपूर्ण विषयों तक पे चर्चा नहीं होती, तो आप करीब 850 लोगों को कैसे हैंडल करोगे। और फिर उसी अनुपात में राज्यसभा की भी बढ़ेंगी, तो आप उसको ना बिल्कुल एक सड़क तमाशा बना दोगे जैसे रोड शो होते हैं। तो वो बहुत गंभीर बात है, इस पर चिंतन करना चाहिए। और सरकारों को इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि साहब हमने तय कर लिया 850 सीटें होंगी तो 850 होंगी। सरकारों को लोकतंत्र में अपने निर्णय वापस भी लेने होते हैं, कोई समझदारी की बात हो। और मैं कहता हूँ अगर कांग्रेस सत्ता में होती है और वो करती तो भाजपा उसका विरोध करती, बिल्कुल करती 100%, जैसा आधार का किया और सारी चीज़ों का किया। अभी तो उसको चेयरमैन लगा दिया, आधार का इन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया। और अब सरकार आते ही अब ये देखो नंदन नीलकर्णी को अब इन्होंने चेयरमैन भी लगा दिया। नई बात एक और आ रही है बहुत बढ़िया
कि भाई भाजपा में राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने स्लीपर सेल के रूप में भेजा था। लेकिन अब वो बोला है आजकल में और बड़ी अच्छी बात कही उसने, अच्छी मतलब हास्यास्पद है कि मैं जब अपोजिशन में था तो सवाल करना मेरा दायित्व था, अब मैं समाधान लेकर आया हूँ। हाँ, तो बधाई हो देश को कि नरेंद्र मोदी जी को समाधान पता नहीं क्या बताया, मैं तो ज़्यादा सुना नहीं, लेकिन समाधान पे मोदी जी को विचार करना चाहिए। और मोदी जी का भी देखो, भाजपा है तो रंग, लेकिन ये दो लोग बहुत मजाक का पत्र हैं इस देश में। एक तो वो शैली घोष है, जो है वो शैली घोष, क्या नाम था उसका, पश्चिम बंगाल वाली, और एक ये राघव चड्ढा। ये दोनों आज के दिन है ना सबसे ज्यादा वो, एक ये कंगना रनौत। देखो सदन में तरह तरह के व्यक्तित्व हों तो मजा आता है। ऐसे ही किसी दौर में पीलू मोदी थे, और जो भेष बदलने की बात है ना, तो भाजपा वाले बड़े चौड़ा होकर कहते हैं कि सरदार का भेष भर के सुब्रमण्यम स्वामी सदन में आ गए थे और अपनी हाजिरी लगा के चले गए थे, है ना। तो जब जब विपक्ष के साथ कुछ होता तो इनकी मतलब परेशान से हो जाते हैं। जब अपने आप जिन काम किए, अब राजघाट पे सुषमा स्वराज जी दिवंगत हो चुकी हैं, बड़ा आदर करता हूँ मैं तो उनका। महंगाई के लिए गैस सिलेंडरों के लिए वहाँ कार्यक्रम हुआ था, राजघाट पे नाची थी, संसद में बैलगाड़ी पे बैठ के आए थे सर। अटल जी आए थे लेके। अटल जी तो अपने दौर को आप भूल जाते हो, लेकिन देश याद रखता है, और ये देश या तो याद रखता है, मेरी जैसी पीढ़ी के लोग याद रखेंगे या दूसरी जो अब भारत की पीढ़ी आ रही है उसे कुछ पता ही नहीं ना वो पास्ट में इंटरेस्ट। लेकिन इनको रामदेव जी को, जैन जी से थोड़ा सा डर लगना चाहिए, क्योंकि ये जिसके पीछे पड़ते हैं ना, ये जनरेशन भारत आने वाला भारत, आप ये मान कर चलो, और मेरे से जो 10 साल छोटे हैं उनको ले लो 50 साल के, वो अतीत का बोझ ढोने के लिए तैयार नहीं है किसी भी रूप में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। तो आप संस्कार और संस्कृति के जो रक्षक हैं तथाकथित, ये देखें, ये इनके साथ ही चला जाएगा। इन्होंने अब आगे किस एजेंडे पे बात करनी है, और इनकी नई पीढ़ी आपको नहीं मिल रही होगी। इनकी पीढ़ी में भी तो जैन जी हैं, इनकी चॉइस शाखा के लिए जैन जी है। 12-13 साल का किशोर बच्चा इनको चाहिए, वो कहते हैं जिसका दिमाग स्लेट की तरह। एक्चुअली अब कैसी कई युवाओं की कहानियां जो आई है ना, थोड़ा सा डाउटफुल हो गए हैं ये, तो लोग भेजते नहीं। दूसरा ये चिकनी चुपड़ी सी बातें ये बच्चों को पसंद नहीं आती सर, वो तो अलग तरह की पीढ़ी है ये। अब यही तो कह रहे हैं कि इनके जो अपने पुश्तैनी वोट बैंक थे, जो आधार था, वहाँ से तो लोगों ने आना बंद कर दिया। तो अब ये चाहते हैं कि अब बाकी देश जो है उसको और संक्रमित करना, उठा के उनको भी लाओ इस धारा में। तो चुनौतियाँ आरएसएस के सामने भी बहुत हैं। अब उनको 100वें साल में ये ध्यान करना चाहिए था कि 100 साल की जो हमारी यात्रा है उससे हमने क्या हासिल किया। उनको वैसे अपना एक प्रकोष्ठ, जैन जी प्रकोष्ठ भी बनाना चाहिए भाई। जब आपने अपने निक्कर को बदल के पैंट इस्तेमाल कर दी, तो आप अपने विचारों में भी थोड़ा सा परिवर्तन लो। और बोलते तो हो कि डीएनए एक है मुसलमानों का, और सब सारी चीज़ें बोलते हो, तो उतार लो अपने जीवन में, लेकिन अपनी चीज़ों को सार्वजनिक जीवन में नहीं उतारना, और गोपनीय तरीके से और पारदर्शिता का बिल्कुल पालन ना करते हुए झूठ मूठ छल प्रपंच करते रहना, तो इससे आरएसएस को बहुत नुकसान है। आरएसएस को और संगठनों से जो उनके विपरीत विचारधारा है उनसे भी कंसल्ट करना चाहिए। तो कॉमरेड भी तभी से चले आ रहे हैं, बेशक उन्हें चुनावी सफलता ना मिले, लेकिन राइट के साथ एक मजबूत ताकत के रूप में तो लेफ्ट ही खड़ा ना इस देश में, और तो कोई है नहीं। और वो ऑनेस्ट है अपनी चीज़ों में, लेकिन दुर्भाग्य उनका ये है कि वो सत्ता में आ नहीं सकते। तो यही दिक्कत, ये स्थिति है। दोस्तों, संसद में बैठे इन बहरूपियों पर आपके क्या विचार हैं? क्या राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण एक ऐसी दुखती हुई रग है बीजेपी और आरएसएस की, जिस पर वो बात करते ही तिल मिला जाते हैं? तो इस दुखती रग को विपक्षी तो दबाएंगे ही दबाएंगे, और इसका समाधान अभी फिलहाल ना उनके पास है ना और किसी के पास है। तो आप इस पर अपने विचार जरूर रखें। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।